विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी जो बेस्ड फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूं मैं। उसमें हम मौर्य साम्राज्य कर रहे थे, 7 स्टार चैप्टर है जिसमें हमने अशोक वगैरह ये सब कर लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। आज हमने करना है अशोक के लघु शिलालेख यानी माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स किनको बोलते हैं? एक तो हमने 14 बृहद शिलालेख पढ़े, इसके अलावा भी जो लेख मिले हैं जो संक्षिप्त हैं, असंबद्ध रूप से पाए गए हैं, उनको क्या बोला जाता है? लघु शिलालेख बोला जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कहाँ कहाँ मिले हैं, तो मोटे मोटे जिसे मैंने बताया था अहरोरा, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मिला है। सासाराम ये बिहार से मिला है, बिहार में शाहबाद जिला पड़ता है, वहां से मिला है सासाराम। जो ये सासाराम वही है जहां पर शेरशाह सूरी का भी मकबरा है, झील के बीच में, है ना। एक मिला है बैराट भाबरू, बैराट भाबरू राजस्थान, और ये जो भाबरू है ये राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है। एक मिला है गुर्जरा से, गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, दतिया जिला, मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। एक मिला है आपका रूपनाथ से, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, रूपनाथ ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। एक मिला है सारो मारो, ये मध्य प्रदेश में शहडोल डिस्ट्रिक्ट से मिला है। एक मिला है पनगुडरिया, पनगुडरिया ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, इसका जिला है सीहोर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पनगुडरिया से भी मिला है। ऐसे ब्रह्मगिरी से मिला है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में पड़ता है। ऐसे जटिंग रामेश्वरम ये कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में पड़ता है, जटिंग रामेश्वरम भी। ऐसे उडेगोलम ये कर्नाटक के बेलारी जिले में पड़ता है। कहां पर? बेलारी जिले में पड़ता है। ऐसे सिद्धपुर ये कर्नाटक में चित्तलदुर्ग जिले से मिला है। मास्की जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले से मिला है। गोवी मठ जो है वो कर्नाटक के मैसूर जिले से मिला है। पालकी गुंडू जो है वो कर्नाटक के मैसूर जिले से मिला है। नेत्तूर जो है वो कर्नाटक के मैसूर जिले से मिला है। ठीक है। एर्रागुडी ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से मिला है। और राजुल मंडगिरी ये भी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से मिला है। इसमें 4 वाले जो बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम। तो इनको एक बार फिर बता रहा हूं मैं। मास्की कर्नाटक के रायपुर जिले में मिला है, सबसे पहले अशोक नाम इसी में मिलता है, मास्की में। फिर उसके बाद गुर्जरा में मिला है अशोक का नाम, तो गुर्जरा भी मध्य प्रदेश, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पड़ता है। तो मास्की, गुर्जरा, फिर नेत्तूर, नेत्तूर जो कर्नाटक के मैसूर जिले में पड़ता है। और उडेगोलम जो है वो आपका कर्नाटक के बेलारी जिले में पड़ता है। इतना समझ में आ गया? इन 4 को याद करना जरूरी है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब इन लघु शिलालेखों में क्या किया? अशोक का जो बौद्ध धर्म में विश्वास, उसके यात्रा वृतांत, माता पिता के आज्ञा पालन की बात कही है, प्राणियों पर दया करने की बात लिखी है, सत्य बोलने जैसे नैतिक आचरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेखों में से मास्की लेख में सर्वप्रथम 1915 में अशोक का नाम पढ़ा गया। इस लेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि अशोक अपने किस अभिलेख में अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। आंसर मास्की लेख में कहता है। मास्की कहां पड़ता है? कहां बताया मैंने? मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में। रायचूर जिला बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की उपजाऊ भूमि रायचूर दोआब, इसको आप विजयनगर साम्राज्य में भी पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? रायचूर दोआब था। आज जिला बन गया वो, है ना, उसके नाम से जिला भी है। तो इस लेख में, किस लेख में? मास्की लेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। बाद में गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के लेखों में भी अशोक संज्ञा का उल्लेख प्राप्त हुआ। मास्की लेख की खोज वीडेन, मास्की लेख की खोज किसने की थी? यहां से फिर क्वेश्चन बना, आंसर वीडेन ने की थी। किसने की थी? वीडेन ने की थी। ऐसी भाबरू बैराट अभिलेख में अशोक द्वारा भूदेवों, भूदेव किन्हें कहते थे? ब्राह्मणों को। इनको भूदेवों को मिथ्या सिद्ध करने का उल्लेख किया है। अशोक अपने किस अभिलेख में भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या सिद्ध करने का उल्लेख करता है? आंसर भाबरू बैराट, राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां? जयपुर जिला। राजस्थान में कहां? जयपुर जिले में पड़ता है। कौन? भाबरू बैराट। ठीक है। इसी लेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज और पियदसी राजा, पियदसी
राजा मागधे, मगधे यानी मगध का प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा मागधे मतलब मगध का प्रियदर्शी राजा। और दूसरा शब्द जो उसने प्रयुक्त किया अपने लिए वो किया है क्या, मगधाधिराज, मगधाधिराज अर्थात प्रियदर्शी मगध नरेश कहा है। बुद्ध, संघ और धम्म यानी त्रिरत्न में आस्था व्यक्त की है, बुद्ध, धम्म और संघ में। तो भाबरू वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया, कई क्वेश्चन बन गए कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है और प्रियदर्शी राजा मगधे यानी प्रियदर्शी मगध नरेश कहा है। तो आंसर भाबरू बैराट राजस्थान जयपुर जिला। या फिर किस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, संघ और धम्म यानी त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की है, आंसर भाबरू बैराट राजस्थान में। याद करना आपका काम है भाई, मेरा काम बताना है। इसको बार बार दिमाग में क्या कीजिए आप अपने, मल्टीपल रिवीजन होते हैं तभी याद होता है, वरना कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, सब गायब है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा की, रात भर पढ़ी और सुबह क्या, गायब। इसलिए मल्टीपल रिवीजन मांगते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और ये इसीलिए यूपीएससी में रखे भी गए हैं कि आपकी स्मरण शक्ति कैसी है, उसके पैमाने हैं ये, कि अगर आप इतना याद कर सकते हैं तभी आप वहां उतना काम कर पाओगे। अगर आपको यहाँ पर ये याद नहीं हो रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हो, आपका लेखन शैली अच्छी नहीं है, ना लिख पा रहे हो ना याद कर पा रहे हो, तो कल को तो हजारों फाइलें आपके टेबल से गुजरनी है। एक नजर में जो अच्छा आईएएस होता है, जो अच्छा ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो एक नजर में फाइल में जो गलती होगी उसको ढूंढ लेता है एकदम से। बहुत तेज पढ़ने की क्या होती है उनकी क्षमताएं होती हैं, और वो क्षमताएं क्या होती हैं, जन्मजात नहीं होती, विकसित की जाती है। क्या की जाती हैं, विकसित की जाती है। ऐसा समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन बने हैं, जैसे पूछता है कि भाई क्या 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 पूछे हैं उसने। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन बना कि कौन सा अभिलेख उसे बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है, तो आंसर ये भी भाबरू बैराट राजस्थान जयपुर जिला। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध, संघ और धम्म में यानी बुद्ध, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये तीन शब्द सुने होंगे आपने। तो क्योंकि इनमें आस्था व्यक्त कर रहा है, इससे सिद्ध होता है कि अशोक क्या था, बौद्ध धर्मावलंबी था। हालांकि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से कई मायनों में अलग है। उसने अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके लिखवा दिया है ना, उतनी बातें महात्मा बुद्ध ने नहीं बोली थी जितने की उसने लिखवा रखी। चलो जी, क्वेश्चन बना एक बार, केरल पुत्र का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में हुआ है, तो दूसरे शिलालेख में हुआ। केरल पुत्र, केरल पुत्र बोलते हैं चेरों को, वैसे इनको चेर। अशोक पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी नीति का उल्लेख किस अभिलेख में करता है, तो द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में करता है। किसमें करता है, द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी नीति का उल्लेख करता है। अगला है, किसने अशोक को बौद्ध संघ को धन दान देने से रोकने हेतु अमात्यों यानी भंडागारिक को आदेश दिया था, आंसर संप्रति, आंसर संप्रति। अशोक बहुत ज्यादा दान कर रहा था, क्या कर रहा था, तो संप्रति ने उसको रोकने का प्रयास किया। आपको पता भी कि अशोक का जो अंत समय था वो बहुत बुरा कटा, आधे आंवले पे जीवित रहना पड़ा, आधा आंवला मिलता था उसको खाने के लिए खाली, है ना। कौशाम्बी स्तंभ लेख को किसने इलाहाबाद में स्थानांतरित करवाया था, आंसर अकबर। इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, अब प्रयागराज बोलेंगे, कुंभ चल रहा है आजकल वहां, महाकुंभ है ना। कितने साल बाद, 144 साल बाद वो आया है, वो समय आया है जब कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, ठीक है। अब पता नहीं कितने साल बाद होगा, 2-3 पीढ़ियां तब तक क्या हो चुकी होंगी, निकल चुकी होंगी, उसके बाद होना है। इसीलिए बताया गया कि पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी, है ना। मदन मोहन मालवीय जी को एक अंग्रेज ने पूछा कि आप इतने लोगों को इनवाइट कैसे करते हो, इनविटेशन कैसे देते हो भाई। उस जमाने में भी करोड़ों लोग आते थे, क्या करने के लिए, हरिद्वार में थे मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, है ना। तो अंग्रेज ने पूछा कि आप इतने लोगों को इनविटेशन कैसे देते हो, तो उन्होंने अपने झोले से एक पंचांग निकाला, उन्होंने कहा ये हमारा इनविटेशन कार्ड, इसमें बता रखा है कब हरिद्वार में स्नान करना है, कब प्रयागराज में करना है, कब उज्जैन में करना है, कब क्या नासिक में करना है, नर्मदा नदी में, है ना, नर्मदा माता। चलो जी, अगला क्वेश्चन पूछा उसने, किसने अशोक को बौद्ध संघ में धन दान, ये बता दिया मैंने। कौशाम्बी स्तंभ लेख को किसने प्रयागराज में स्थानांतरित करवाया था, अकबर ने। यही है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं आप,
इसको एक अशोक का स्तंभ लेख है, उसमें सबसे पहले अशोक का लेख है, उसके बाद रानी कारुवकी का भी लेख है, चारुवकी कारुवकी रानी का भी लेख भी बोलते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त ने हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की 100 विजयों का उल्लेख किया गुप्त काल में, है ना। और चंपू शैली, यूपीएससी वालों ने पूछा किस शैली में लिखा गया हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति बोलते प्रशंसा में लिखे गए शब्द, तो चंपू शैली में लिखा हुआ उसने, किसमें। उसके बाद उसमें जहांगीर ने भी लिखा हुआ नीचे, समझ में आ गया। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति जिस खंबे पर लिखी हुई है, स्तंभ पर लिखी हुई है, वो पहले कहां था, वो कौशाम्बी में था। उसको कौन लाया, अकबर लेके आया, ठीक है। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे सुरक्षित अवस्था में है, तो गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख। अशोक ने जीव हत्या रोकने संबंधी अपने आदेश की घोषणा किस अभिलेख में की है, तो प्रथम शिलालेख में की है। जीव हत्या को मना किया उसने, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, यद्यपि उसके किचन में 2 मोर और 1 हिरन कटते रहे, है ना। जीवन भर मोर और हिरन खाता रहा, लेकिन लास्ट में आधे आंवले पर जीवित रहना पड़ा अशोक। ठीक, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बिगड़े मिजाज। सुना है आपने, वक्त पिक्चर थी एक, उसमें गाना है। तो इन शब्दों को अगर आप पकड़े, किसी को बोल सकते हैं आप, ए गुड कोटेशन इज अ डायमंड इन द हैंड ऑफ वेट एंड अ पेबल इन द हैंड ऑफ फूल। डायमंड मतलब अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, उसके हाथ में जो गुड कोटेशंस होती हैं वो हीरे की तरह होती है, उनको पता होता है कहां पर बोलना है उसको। और अगर कोई मूर्ख है, उसको कोटेशन, उसके हाथ में कोटेशन दे दी हमने, याद करा दी, और वो कहीं के कहीं बोल रहा है जहां पे उसकी जरूरत नहीं है ना। तो पेबल मतलब गोल पत्थर जो होते हैं नदी के किनारे, दैट इज पेबल, ठीक है। तो अगला है, अशोक ने धर्म वृद्धि के लिए किए जाने वाले कार्यों का विवरण किस अभिलेख में दिया है, तो छठे स्तंभ लेख में दिया है। इसमें छठे स्तंभ लेख में दिया है कि मैंने धर्म वृद्धि के लिए कौन कौन से कार्य किए। अगला, अशोक का जो समकालीन लंका नरेश है, अगर लंका नहीं लिखा होगा तो सिलोन लिखा होगा। सिलोन है नाम पुराना किसका, श्रीलंका का। तो लंका नरेश कौन था, आंसर तिस्य था। कौन था, तिस्य। अगला, रज्जुक नामक पदाधिकारी को न्यायिक कार्यों में स्वतंत्रता देने का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो चतुर्थ स्तंभ लेख में हुआ है। आपने पढ़ा होगा, तीसरा जब हम अभिलेख शिलालेख पढ़ रहे थे, वृहत शिलालेख, है ना, रॉक एडिक्ट जब हम बड़े वाले पढ़ रहे थे, तो तीसरे में हमने पढ़ा था कि युक्त राज्यों और प्रादेशिक की नियुक्ति करता है वो। उनको बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, धम्म यात्रा करनी है। लेकिन फिर उसको उन पर भरोसा नहीं रहा, फिर उसने 5वें शिलालेख में बोला है कि मैंने धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की है। क्या की है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है। इतना समझ में आ गया। भाबरू जो लघु शिलालेख है किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान में, जयपुर जिला, राजस्थान जयपुर जिला। गए हो राजस्थान, नहीं जाना मुझे, मथुरा काशी नहीं जाना मुझको, क्या है, कुछ ऐसा है, क्या कविता है भाई वो, मुझे ना मथुरा जाना ना काशी जाना, मेरी जो आंखें हैं वो चित्तौड़ देखने को प्यासी, जहां पर क्या हुआ, वीर लोग हुए। मतलब मेरा जो तीर्थ है, गंगा सागर भी नहीं है, ना काशी है, ना मथुरा है, मेरा तीर्थ कहाँ है, चित्तौड़। हाँ जी, हाँ जो भी है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ ये कविता किसने लिखी है, कि ना मुझे काशी जाना, ना मथुरा, ना गंगा सागर, मुझे कहाँ जाना है, जाइएगा चित्तौड़ के किले देखिएगा, समझ में आएगा आपको राजस्थान क्या है। ये वही स्टेट है जिसने आक्रांताओं को रोक कर रखा बहुत लंबे समय तक, है ना। और यहाँ की फिर परंपराएं भी वैसी थी। क्या, राजपूतों ने, ये लड़ाके क्यों थे, क्योंकि इन पर आक्रमण होते रहते थे, दीवार की तरह काम करते थे। और राजपूतों में कहावत थी पहले राजस्थान में, 19 साल से अगर कोई ज्यादा जी गया लड़का, वो राजपूत नहीं है। यानी युद्ध करने पड़ते थे, युद्ध में वीरगति होती थी। इसका मतलब इसने कोई युद्ध नहीं किया, और युद्ध नहीं किया तो फिर क्या नहीं है, वो राजपूत नहीं है। समझ में आ गया। तो हमारे देश की जो इधर अंदर वाले भाग की जो रक्षा है, वो राजस्थान ने की, राजपुताना ने की है। बड़ा समृद्ध इतिहास है वहां का, लेकिन मैंने कहा किताबों में ज्यादा स्थान नहीं दिया गया, पाठ्य पुस्तकों में, कि हम क्या कर सकें उन पर। अच्छा जी, अशोक का समकालीन लंका नरेश भी बता दिया मैंने, तिस्य है। रज्जुक नामक पदाधिकारी को न्यायिक कार्यों में स्वतंत्रता देने का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ, चतुर्थ स्तंभ लेख में हुआ, ये बता दिया मैंने। भाबरू लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ये बता दिया।
अशोक ने ललित पत्तन नामक नगर कहां पर बसाया था? आंसर नेपाल में बसाया था। बिल्कुल, चारुमती उसकी पुत्री थी। ललित पत्तन नामक नगर कहां पर बसाया था? आंसर नेपाल में। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया? आंसर पांड्य राजवंश का उल्लेख किया। किसका? और पहले हम पढ़ते थे एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल था। क्या था? लेकिन क्या हुआ, वहां पर वामपंथ का उदय हुआ, है ना, और उसके बाद फिर क्या कर दिया, वहां पर भी धर्मनिरपेक्ष कर दिया। आज फिर दोबारा हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। कहां पर? नेपाल में। क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण क्या हो रहा है, वहां पर टकराव की स्थिति आ गई है। तो वो वामपंथ जब आया, माओवाद जब आया, तो माओ से तुंग की नीतियों को जो पालन करते हैं उनको माओवादी कहा जाता है। तो माओवादी जो नेता थे वही पहले प्रधानमंत्री बने। पुष्प कुमार दहल प्रचंड, जब वहां पर डेमोक्रेसी आई, राजतंत्र खत्म हुआ, सिंह दरबार और नारायण हिती की जब क्या बोलते हैं व्यवस्था खत्म हुई, तो उसके बाद लोकतंत्र आया, चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और ये सेकुलर शब्द जोड़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दिक्कत भी करता है सेकुलर। ठीक है, चलिए जी। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द था? नहीं था। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 3 शब्द जोड़े गए। 1 इज सोशलिस्ट, 2 इज सेकुलर और 3 इज इंटीग्रिटी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि सेकुलर शब्द जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, वो भी प्रियम्बल में? हाजी, तो करेंगे, डिबेट करेंगे किसी दिन। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम बिफोर क्राइस्ट में अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, महान के बारे में। अशोक ने ललित पत्तन नामक नगर कहां पर बसाया? नेपाल में बसाया। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया? आंसर पांड्य राजवंश का उल्लेख किया। किसका? और ये मधुरा को गलती से मथुरा समझ बैठा। क्या समझ बैठा? उसे लगा कृष्ण की मथुरा है ये। तो मेगस्थनीज को ज्यादा नॉलेज नहीं था, विदेशी था, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो वृहद स्तंभ लेख हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। क्या? वृहद स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, है ना। मैदानी क्षेत्रों में, पहले मैं ये बता देता हूं, स्तंभ लेख जो है पिलर एडिक्ट्स, मैदानी क्षेत्रों में जहां पर्वत नहीं थे वहां अशोक ने पाषाण स्तंभ स्थापित कराया। स्तंभ लेख के भी 2 प्रकार के हैं। एक वृहद स्तंभ लेख है जो 7 लेखों का समूह है। वृहद स्तंभ लेख कितने लेखों का समूह है? 7 लेखों का समूह है। इनमें धर्म व प्रशासनिक विषय वस्तु का उल्लेख है। दूसरे स्तंभ लेख हैं उन पर राजाज्ञाएं उत्कीर्ण है। उन पर क्या है? राजा की आज्ञा, राजाज्ञाएं उत्कीर्ण हैं। तो लघु स्तंभ लेखों में क्या है? राजाज्ञाएं उत्कीर्ण है। जबकि जो वृहद स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या 7 है और इनमें धर्म व प्रशासनिक संबंधी विषय वस्तु है। इनकी विषय वस्तु जो है वो क्या है? प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, और धर्म मतलब रिलीजियस। इतना समझ में आ गया? तो पहले वृहद स्तंभ लेख पढ़ लेते हैं, मेजर पिलर एडिक्ट्स। तो वृहद स्तंभ लेख 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये संख्या में 7 हैं। 6 जगहों से मिले हैं, लेकिन संख्या कितनी है? 7 है। 7 लेखों के समूह है, इसलिए इन्हें सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है। एक बार यूपीएससी बड़ी पता नहीं कहां तक पहुंचती हो, उसने कहा कि अशोक ने ये जो स्तंभ बनाए ये किससे सीखे? उसने स्तंभ बनाने डेरियस से। लेकिन डेरियस के स्तंभ कैसे थे? एक पत्थर से नहीं बने हुए थे। जैसे यहां तक एक पत्थर, उसके ऊपर फिर दूसरा पत्थर चिपकाया गया था, फिर तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, ऐसे करके चिनाई की गई थी, तब उसके स्तंभ बने थे। लेकिन अशोक ने जो स्तंभ बनाए वो पूरा का पूरा एक पत्थर है, और उसी पत्थर पर कहीं बैल बना हुआ, कहीं 4 शेर 4 दिशाओं में मुंह किए हुए बने हुए, अलग अलग बने हुए। समझ में आ गया? तो मैंने कहा ये जो संख्या है 7 लेखों का समूह है, इसलिए इसको सप्तस्तंभ लेख भी कहा जाता है। पहला, सबसे पहले दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा? प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के टोपरा में स्थापित था। बाद में फिरोज शाह तुगलक को जानते हो? जब हम तुगलक वंश पढ़ रहे होंगे तो GMF, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, GMF। तीसरे नंबर का जो तुगलक राजा है उसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया, क्योंकि एक दिल्ली तुगलकों ने भी बसाई, फिरोज शाह तुगलक ने भी बसाई, है ना। अच्छा जी,
जिस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण, अच्छा यही एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है, जबकि अन्य वृहत स्तंभ लेखों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। किसने पढ़ा? दिल्ली टोपरा को। सबसे पहले इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह अशोक का अंतिम अभिलेख था, अशोक का अंतिम अभिलेख था। उसके बाद है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। क्या है? यह पहले मेरठ में था, बाद में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया, और इसको पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो टिफेंथलर को दिया जाता है। किसको? टिफेंथलर ने 1750 में इस स्तंभ लेख की खोज की, पढ़ा नहीं, खोज की, टिफेंथलर ने खोजा। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किसने खोजा। अब मैंने कहा ये पहले मेरठ में था, आज दिल्ली में है। और दिल्ली में कहां पर है? फिरोज जो तुगलकों की जो दिल्ली है ना, जहां पर तुगलकों के किले हैं, कोटला फिरोज शाह सुना है आपने? फिरोज शाह कोटला के आसपास कहीं होना चाहिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बसाया था, किला बनाया था, आज वो खंडर हो चुका है। इस फिरोज शाह कोटला को आपने लीजेंड ऑफ भगत सिंह पिक्चर में भी देखा होगा, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक होती है, कहां पर? 1928 में, और उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया जाता है, क्योंकि एचआरए बन गया था 1924 में और एचएसआरए बना 1928 में। कभी लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखना, बड़ा हिस्टोरिकल मूवी है, बहुत अच्छा बनाया गया उसको। मतलब इतिहास के तथ्यों से फालतू छेड़छाड़ नहीं की गई उसमें, इतिहास के तथ्य दिए गए। तो उसकी शूटिंग वहीं पर हुई, कोटला फिरोज शाह खंडरों में। तो आपने 3 स्तंभ याद रखने भैया। एक है टोपरा, टोपरा कहां पड़ता है? सहारनपुर में। इसको कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। दूसरा हो गया दिल्ली मेरठ, मेरठ से कहां ले गया? दिल्ली ले गया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और एक मैंने आपको कहा कौन सा? वो वाला प्रयाग प्रशस्ति, उसको अकबर ले गया। इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, प्रयागराज बोलेंगे। आप कहां से ले गया? कौशाम्बी से ले गया। ये 3 जरूर याद रखना है, बार बार क्वेश्चन बनते। क्लियर हो गया? और ये भी बनता है कि दिल्ली मेरठ को किसने खोजा? टिफेंथलर ने खोजा, 1750 में खोजा। अगला कौशाम्बी स्तंभ लेख, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थापित था। कालांतर में बादशाह अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के किले के भीतर स्थापित करवा दिया। आजकल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसकी अगर आप देख रहे होंगे तो जहां अक्षय वट वृक्ष है ना, मतलब जब आप प्रयागराज जाओगे, स्नान करोगे, जो भी घूमोगे, जितने भी दर्शन होंगे, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, जो भी मंदिर है वहां पर, उसके बाद लास्ट जो होगा आपका वो होगा अक्षय वट। बताया जाता है कि वो वट वृक्ष इतना पुराना है, उसके क्या किया जाते हैं? दर्शन किए जाते हैं। उसकी 100 पत्तियां 100 विभिन्न देशों में भेजी गई हैं मोदी जी के द्वारा इस बार। उसके पत्ते ले जाते हैं लोग, जो गिरे हुए होते हैं ना। अब तो खैर रेलिंग है उसके चारों ओर। तो वहां पर अकबर का किला है। कहां पर? प्रयागराज में। लाल किला बोलते हैं अकबर के किले को भी। अकबर ने 3 लाल किले बनाए। कौन कौन से? इलाहाबाद, आगरा और लाहौर। कहां? जिनमें लाहौर का किला सबसे सुंदर है। और जो दिल्ली में बनाया लाल किला वो शाहजहां ने बनाया। शाहजहानाबाद नामक जगह पर शाहजहां ने किला ए मुबारक बनाया। वो सबसे बड़ा लाल किला, सारे मुगलों द्वारा बनाए गए किलों में सबसे बड़ा कौन सा है? शाहजहानाबाद का किला ए मुबारक, जिसको लाल किला बोलते हैं, क्योंकि रेड स्टोन का यूज, सैंडस्टोन का यूज किया गया। इतना क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर ने कहा स्थापित करवा दिया? इलाहाबाद या प्रयागराज में। इसी में प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है। ठीक है। अगला, अशोक ने 3 अन्य वृहद स्तंभ लेख, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख, ये तीनों बिहार में पड़ते हैं भाई। चंपारण जिला सुना है? चंपारण सत्याग्रह तो सुना होगा गांधी जी का। वही चंपारण जिला में लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख क्या किए? ये अवस्थित हैं। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने की थी। वृहद, इतना समझ में आ गया? अब इन जो वृहद स्तंभ लेख हैं उनके ऊपर जो खुदा हुआ है वो क्या है, क्या लिखा हुआ उसमें, तो वो बता रहा हूं मैं। प्रथम लेख में देवानाम प्रियदर्शी अर्थात अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धर्म लिपि लिखवाई थी। इस लेख में बताया गया है कि धर्म के बिना इहलोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति कठिन है। इस लेख से विदित होता है कि राज्य के अधिकारी स्वयं धर्म का पालन करते और कराते हैं। इनमें आदेश दिया गया है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण करो,
शासन का विधान करो और सुख पहुंचाओ और शासन करो। मेन जो है सुख पहुंचाना है। क्या है? सुख पहुंचाओ और शासन करो। ऐसे दूसरा लेख है, जो दूसरा बृहद स्तंभ लेख है, उसमें क्या लिखा हुआ है? इस लेख में धम्म की परिभाषा और अशोक द्वारा संपादित कतिपय उपकारी कार्यों और उचित व्यवहारों को लिपिबद्ध किया गया है। इस लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, धम्म क्या है? कौन से? उसमें द्वितीय बृहद स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। इसका उत्तर स्वयं देते हुए वह कहता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे साचे माधवे साधवे च, यानी पाप से दूर रहना, बहुत कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। इसकी डेफिनेशन क्या है धम्म की? आसीनव बोलते हैं पाप। आसीनव क्या बोलते हैं? तो अपासिन्वे यानी पाप से दूर रहना, बहुकयाने बहुत अच्छे कार्य करना, बहुत कल्याण करना, दया करना, दान करना, सच बोलना, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता, यही धम्म है। अशोक कहता है कि दो पायों, चौपायों, पक्षियों तथा जलचरों पर अनेक प्रकार के उपकार मेरे द्वारा किए गए। पुनश्च ब्राह्मणों, श्रमणों और भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार का उल्लेख भी इस लेख में किया गया है। भृत्य बोलते हैं नौकर को। भृत्य मतलब यानी ब्राह्मणों, श्रमणों और भृत्यों के प्रति भी उचित व्यवहार अशोक के द्वारा किया गया। तीसरा लेख जो है, इस लेख में अशोक आत्मनिरीक्षण अर्थात निज्जति पर बल देता है। निज्जति, आधा ज और फिर पूरा झ, झरने वाला झ, निज्जति पर बल देता है। धम्म के मार्ग में बाधक 5 आसीनव अर्थात 5 पापों का उल्लेख करता है। ये 5 पाप क्या है? प्रचंडता। पहला क्या है? प्रचंडता। दूसरा क्या? क्रूरता। तीसरा क्या? क्रोध। चौथा क्या है? अहंकार। और पांचवा क्या है? ईर्ष्या। और ये अगर चीजें आपके अंदर नहीं है ना, तो आप फिर देवतुल्य हो। क्या हो? कुछ लोग अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं, प्रचंड बनते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि हम ही हैं बाहुबली, स्त्री पुरुष जो भी हैं, उन्हें लगता है कि हमारी बहुत क्या हो रही है। लेकिन प्रचंडता कभी भी मनुष्यों के मतलब एक अच्छे मनुष्य के द्वारा पसंद नहीं की जाती प्रचंडता। दूसरा क्रूरता, क्रूरता भी अच्छी नहीं मानी जाती। क्रोध, क्रोध अच्छा है। एंगर बिगिंस इन फॉली एंड एंड इन रिपेंटेंस। एक छोटी सी बात पर आप क्रोधित हुए, लड़ते बढ़ते बढ़ते वो बात इतनी बढ़ गई, सर फूट गए, कत्ल हो गए और लास्ट में क्या? जेल हो गई, तिहाड़। और वहां पर क्या करना है? रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप। ये सुना है आपने कि 2 गाड़ियां, 2 स्कूटी वाले टकराए तो कुछ नहीं हुआ था दोनों को, और दोनों के अहम टकरा गए क्योंकि दोनों के पास वाहन थे। वाहन की वजह से क्या हुआ? अहंकार आ गया। क्या आ गया? और एक ने एक को और दूसरे ने आरोप प्रत्यारोप, उसमें बीच बचाव, उसके बाद इधर से भी आए उधर से भी आए, कत्ल हो गए जिसे बोलते हैं, सर फूट गए, मर गए लोग कई। उसके बाद क्या? केस चले, मकान बिक गया, सब हो गया, फिर कहाँ? जेल में। इसमें आजीवन कारावास। फिर आजीवन कारावास में क्या करेंगे? रिपेंटेंस, दैट इज पश्चाताप। 5 महापाप कौन कौन से भाई? प्रचंडता, क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या। आप लोग छात्र हो, आपने लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कभी अगर इस तरह की घटना होती है, 2 हाथ जोड़ने में कुछ नहीं जा रहा है, अगर सामने वाले का अंदर अहम है कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा बढ़िया है। क्या क्या? क्षमा करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही श्रेष्ठ लोगों के गुण होते हैं। ठीक है? फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रिवेंज। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रिवेंज। किसी को माफ करना ही सबसे बड़ा बदला होता है। लेकिन दूसरे विद्वान कहते हैं कि माफ करने का मतलब दूसरी गलती करने का मौका देना। दूसरे विद्वान क्या बताते हैं? माफ करने का मतलब दूसरी गलती करने का मौका देना। और एक कवि कहते हैं कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा सोबती उस भुजंग को मतलब क्षमा ऐसे भुजंग को, यानी ऐसे सांप को आपने छोड़ दिया जिसके पास गरल हो, जिसपे जहर हो। आपके आगे से एक जहरीला कोबरा गया, किंग कोबरा, आपने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल हो। भाई हिमालय में अगर कोई सांप पाया जा रहा है, पानी में पाया जा रहा है, तो जल्दी से जहरीला नहीं होता है वो, और वो विनीत है, सरल है, और उसको आप क्या कर रहे हो? वो कह रहे जा छोड़ दिया, तू भी क्या याद करेगा। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं। समझ में आ गया? क्या आया समझ में?
जहरीले सांप को अगर आप छोड़ रहे हो तो उसको क्षमा कहेंगे। दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल कोई व्यक्ति है, उसको आप कह रहे हैं कि जा तुझे छोड़ दिया मैंने, तो वो कोई वो बात नहीं बनी। प्रचंडता, क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये समझ में आ गया। चतुर्थ लेख, अब यह स्तंभ लेख अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद उत्कीर्ण कराया गया। इसमें जनपदों में रज्जुकों की नियुक्ति, उनके कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन किया गया है। इनमें रज्जुकों की तुलना धाय से करते हुए उन्हें योग्य धात्री की संज्ञा दी गई। धाय मतलब जो पालने वाली माता होती है, एक तो जन्म देने वाली और एक जो पालन पोषण करती है, उनको धाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय। महात्मा बुद्ध थे, माता का देहांत हो गया महामाया का, तो फिर गौतमी ने, प्रजापति गौतमी ने पाला, तो प्रजापति गौतमी उनकी धाय भी हो गई और मौसी भी हो गई। अकबर था, अकबर को किसने पाला? धाय महामनगा ने पाला, बाद में वजीर भी बनी वो अकबर की। ऐसे ही, लेकिन सब सारी धाय माओं में एक धाय माँ ऐसी थी जिसने इतिहास बनाया। क्या नाम था उसका? पन्ना। नाम सुना है? राजकुमार की हत्या होने वाली थी, उसने राजकुमार को उठाया और अपना बेटा रख दिया वहां पर, उसके बेटे की गर्दन काट दी गई, राजकुमार की जीवन बचा लिया। तो इसलिए बोलते धाय माँ पन्ना। धाय माँ हो तो कैसी? पन्ना जैसी। राजस्थान में कहावत है। और एक कहावत और है, बेटा हो तो हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। कैसा? हाँ, बेटों में दुर्गादास का नाम क्या है? सबसे ऊपर आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि बहादुर था। क्या था? हाँ, तो कहानियां पढ़ो ना भाई, धाई माँ पन्ना की कहानी पढ़ो, इनको छुपा दिया गया इतिहास में। 5वां लेख जो है भाई, सुनो, ये तो बता दिया मैंने, रज्जुकों की तुलना धाय माँ से करते हुए योग्य धात्री की संज्ञा दी गई। अब 5वां लेख जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धम्म लिपि लिखवाई। इसमें जीवों का वध निषिद्ध किया गया, दंड समता और व्यवहार समता का सिद्धांत लागू किया गया। वैदिक और महाकाव्य काल में ब्राह्मणों को समता सिद्धांत में विशेषाधिकार प्राप्त था। इसके अलावा इसमें 25 बार कैदियों को मुक्त किए जाने का उल्लेख है। 25 बार कैदियों को मुक्त किए जाने का भी उल्लेख है। आज भी करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के कारण जब लगता है, क्योंकि याद रखना, कानून किस लिए है भाई? लटकाने के लिए नहीं है किसी आदमी को, कानून है सुधारने के लिए। जेल में इसलिए रखा जाता है कि आप सुधरें। अब तो जो लोग सुधर जाते हैं वहां पर, फिर उनको बोला जाता है कि एक अच्छा जीवन काटिए, अंदर सब कुछ सिखाया जाता है ना, कारपेंटर वगैरह सब बना के उनको भेजा जाता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखाया जाता है। उसके बाद उन्हें बोला जाता है भाई अच्छा जीवन जीना, समाज में अच्छा क्या करना, तो समय से पहले भी छोड़ा जाता है। ये पता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, लिस्ट जाती है। अगला 6ठा लेख, अशोक ने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद यह धम्म लेख उत्कीर्ण करवाया, जिसमें लोगों के हित और सुख की वृद्धि हो ऐसी कामना की। अशोक कहता है कि मैं अधिकारियों की परीक्षा करता हूं जिससे लोगों को सुख पहुंचा सकूं। वह कहता है कि मैंने सभी संप्रदायों का बहुविधि आदर किया है। सभी संप्रदायों का बहुविधि आदर किया है। अब 7वां लेख, इस लेख में अशोक ने धम्म की अभिवृद्धि हेतु धर्म प्रज्ञापन और धर्म शिक्षा दिलवाने पर बल दिया है। लोगों और जीव मात्र के सुखार्थ लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया है, जैसे सड़कों के किनारे वट वृक्ष एवं आम्र वाटिका लगवाना, कुएं खुदवाना, विश्राम गृह और आरामगाह बनवाना। विश्राम गृह और आरामगाह बनवाना। अब देखो, अशोक महान, अशोका द ग्रेट, उस जमाने में सड़कों के किनारे वट वृक्ष लगवा रहा है। वट वृक्ष भाई घर के आगे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इतना विशाल हो जाएगा, उसकी जड़ें आपकी बुनियाद की पूरी मकान के अंदर तक चली जाएंगी। इसलिए सड़कों के किनारे आप उसे लगा सकते हैं। छायादार होता है, बहुत अच्छा छायादार होता है, और जल्दी से मरता भी नहीं है वट वृक्ष। वट का वृक्ष में उसमें जड़ें निकलती हैं, फिर दूसरा पेड़ बन जाता है वहीं पर, है ना। तो दूसरी चीज उसने जो बोली, आम्र वाटिका, और मेरी समझ में यही नहीं आता कि हम इतने समय से, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, क्या जरूरी है कि उस तरह के वृक्ष लगाने? हम फलदार वृक्ष क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो बड़ा बड़ा दुख होता है मुझे। 7 मोड़ पर जाते हुए बंदरों को भिखारी बना दिए है हम लोगों ने, चने दे देकर। बंदर चने खाने के लिए नहीं थे भाई आपके। बंदर आपका वो जो चिप्स वगैरह ये सब चीजें खाने के लिए नहीं थे। बंदरों के लिए फॉरेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, जंगली फल तो है ही, बेल वेल तो मैंने देखा है,
लेकिन उनके लिए फ्रूट्स वगैरह ट्री लगाने चाहिए। क्या लगाने चाहिए? जैसे मैं सुशीला तिवारी पार्क में देखा, हर्बल पार्क है हमारे यहाँ पर, वहां अंदर आम के पेड़ है, वहां के बंदर बड़े खुश रहते हैं। हाँ, वो आमों पर ही लगे रहते हैं, आम खाते हैं, बढ़िया खुश रहते हैं प्रसन्न मुद्रा में। तो चलो जी, 7वां लेख समझ में आ गया। इस लेख में अशोक ने धम्म की अभिवृद्धि हेतु धर्म प्रज्ञापन और धर्म शिक्षा दिलवाने पर बल दिया है। लोगों और जीव मात्र के सुखार्थ लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया है, जैसे सड़कों किनारे वट वृक्ष लगाना, आम वाटिका लगाना, कुएं खुदवाना, विश्राम गृह बनवाना, आराम गाह बनवाना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो बृहद स्तंभ लेख में जो 7 लेखों में वर्णित क्या क्या है? प्रथम लेख, देवानाम प्रियदर्शी राजा कहता है, मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद भी धर्म लिपि लिखवाई। मेरे सभी राज्याधिकारी धर्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। बृहद स्तंभ लेख के दूसरे लेख में, एक बार फिर बता रहा हूं मैं शॉर्ट में, द्वितीय लेख में कहता है कि इसमें अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, कि हम चू धम्म, और स्वयं उत्तर देता है कि अपासिन वे भौके आने दयादाने सचे साचे माधवे साधवे चौ। तृतीय लेख में अशोक बताता है कि पाप क्या है, मन वचन कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कहता है। मन वचन कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कहता है ना भाई। इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी क्या बोलते हैं, श्रवणेंद्रियां हैं सुनने वाली। तो अब क्या होता है कि इंद्रियां, अब जैसे जिह्वा है आपकी स्वादेंद्रिय, क्या है, अब उस स्वाद के लिए आपको बार बार, आजकल देख रहे होंगे आप, जैसे ही मोबाइल खोलते हैं तो आपको एकदम से टेस्टी सा फूड दिखाया जाता है, तो आपकी लार ग्रंथियों को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, उसके द्वारा एक्टिव किया जाता है। और ना चाहते हुए भी, बहुत सोचने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद आप तुरंत क्या करते हैं, वो ऑनलाइन मंगा देते हैं या कुछ क्या करते हैं, है ना। तो भाई बाहर का मुर्गा और घर की खिचड़ी बराबर होती है, ध्यान रखना। क्या? चतुर्थ लेख क्या है? अच्छा, जैसे श्रवणेंद्रियां बोल रहा हूं मैं, तो आजकल जैसे नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तराखंड में, क्यों कर रहे हैं इतनी बार चक्कर क्यों काट रहे हैं? बोल तो दिया एक बार कि भाई हमारे इस कैंडिडेट को क्या कीजिए, जिताइए। बार बार क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में वो मन मस्तिष्क पर छप जाए कि भाई ये है कैंडिडेट, इसको क्या करना है आपने। इतनी बार बोलने की जरूरत क्या है? इतनी बार बोलने है, नाम याद हो गए होंगे आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूटों की क्या भूमिका होती है? यही होती है कि हम कम से कम पूरे 1 साल में कितनी बार बोलते होंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो शुरू में वो बड़ा अटपटा सा लगता है आपको, यार पढ़ने के लिए बोल रहे, धीरे धीरे आप क्या हो जाते हो, उसके अभ्यस्त हो जाते हो। बार बार आपके दिमाग से पूछा जाता है, बताइए भाई इसका आंसर क्या है, तो आप खुद, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, धीरे धीरे आप ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। चतुर्थ लेख में क्या कहा गया अशोक के द्वारा? धर्मलिपि भी 26वें वर्ष बाद लिखवाई गई। इसमें अशोक रज्जुक नामक अधिकारी को न्याय और दंड के अधिकार से पूरी तरह स्वतंत्रता देने का उल्लेख करता है। 5वें लेख में क्या है? राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद का है, जीवों के वध को निषेध करने का उल्लेख किया गया है। 6ठा अभिलेख क्या है? इसमें अशोक कहता है, मैंने अभिषेक के 12 वर्ष बाद लोगों के हित और सुख की वृद्धि हेतु यह धर्मलिपियां लिखवाई है। और 7वां लेख क्या कहता है? इसमें अशोक बताता है कि धर्म वृद्धि के लिए मेरे द्वारा क्या क्या किया गया। धर्म लिपि निकलवाई गई, प्राधिकारियों को नियुक्त किया गया, सड़कों के किनारे वट वृक्ष लगवाए गए, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए। वह धर्म नियमन के साथ साथ निषेधों का भी उल्लेख करता है, जैसे बोलता है कि प्राणियों की हिंसा नहीं करनी है, प्राणियों की हिंसा पर रोक लगाता है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद मैं लघु स्तंभ करा रहा हूं, माइनर पिलर एडिक्ट्स, लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख मैंने बता दिए थे आपको, किन्हें कहा जाता है? जिन पर राजाज्ञाएं उत्कीर्ण है। लघु स्तंभ लेखों में क्या है? राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें सामान्यतः लघु स्तंभ लेख यानी रॉयल स्टोन लेटर की संज्ञा दी जाती है। इन लेखों में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों, तीर्थ यात्राओं और धर्म से उत्पन्न मतभेदों के निराकरण आदि का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लघु स्तंभ लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? सांची से, सारनाथ से, कौसाम्बी से, रुम्मनदेही से और निगलीवा से। ये याद करना पड़ेगा आपको। कहां पड़ता है सांची? मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हाँ तो पता करो, सांची मध्य प्रदेश में कहां पड़ता है? हाँ जी,
अरे यार, मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है शायद, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूसरा सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के निकट। सारनाथ के स्तंभ से ही वो चार शेर चार दिशाओं में किए हुए, मुंह किए हुए, जो नेशनल एम्बलम है हमारा, वो कहाँ के स्तंभ ले, किस सारनाथ के स्तंभ से है ना। उसमें चार दिशाओं में चार शेर मुंह किए हुए हैं, नीचे चक्र बने हुए हैं, और उन चक्रों के बीच में भी जानवर बने हुए हैं। चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, यूपीएससी ने पूछा एक बार कौन कौन से जानवर हैं। चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा है, हाथी है, व्याघ्र है, और अरे यार घोड़ा बोल तो दिया मैंने, गेंडा नहीं है उसमें। यार घोड़ा और गेंडे में अंतर नहीं होगा। चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा है, वृषभ है, वृषभ बैल है, हाथी है और व्याघ्र है। हाथी और वो जो गेंडा आप बोल रहे हो ना, वो मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मैके ने एक मोहर खोजी जिसमें पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर, उसके दाएं हाथ में हाथी और व्याघ्र है, बाएं हाथ में गेंडा भैंसा है। याद कर लो भाई, पेपर में काम आएगा, है ना। करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। सुना है आपने, करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। भूपेंद्र ने गाया है इस गाने को, बड़े अच्छे वो थे। तो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मनदेई और निगलिबा, ये यहां से प्राप्त हुए 5 लघु स्तंभ लेख। तो रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख के बारे में बता रहा हूं। ये नेपाल में है। रुम्मनदेई नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख की खोज फ्यूरर ने की थी। किसने? फ्यूरर ने की थी। एक फ्यूहरर आपने पहले पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में, कौन, किसको बोलते हैं फ्यूहरर? फ्यूहरर किसको बोलते हैं? अरे भाई फ्यूहरर बोलते हैं हिटलर को। इस सदी का सबसे मतलब क्या बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति माना गया है उसको मित्र राष्ट्रों के द्वारा। एविल माना गया। एविल क्या बोलते हैं आप लोग? एविल, इविल, है ना, यानी बुरा व्यक्ति। उसको ऐसी कैद की उन्होंने कि अफ्रीका महाद्वीप के बाईं तरफ अटलांटिक महासागर में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना में कैद किया उसको, वाटरलू के फील्ड में। सॉरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसने गोली मारी थी अपने आप, इसको गोली मारी थी। वो नेपोलियन को किया था सेंट हेलेना में। इसको नेपोलियन बोनापार्ट जब वाटरलू के फील्ड में हार गया तब नेपोलियन को सेंट हेलेना में किया। कौन? नेपोलियन? नहीं, नेपोलियन मरा नहीं था भाई, नेपोलियन को कैद किया गया यहाँ पे सेंट हेलेना आइलैंड में। हिटलर ने तो गोली मार दी थी अपने आप को। जितने भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टेटर, इनके अंत अच्छे नहीं होते हैं, इनके अंत बहुत बुरे होते हैं। चाहे तो हिटलर को देख लो, चाहे मुसोलिनी को देख लो, चाहे आप कमाल पाशा को देख लो, चाहे आप गद्दाफी को देख लो। गद्दाफी कहाँ का था? लीबिया का था। कहाँ का था गद्दाफी? सोने की पिस्टल लेके चलता था। चाहे सद्दाम हुसैन को देख लो, दुजैल नरसंहार कांड करवाया था उसने, कई लोगों को मरवा दिया था, ऐसे आरोप थे उस पर। सद्दाम हुसैन, ठीक है जी। चलो जी, तो रुम्मनदेई अभिलेख में मैंने कहा ये फ्यूहरर वो फ्यूहरर नहीं है, दूसरा फ्यूरर है जिसने रुम्मनदेई अभिलेख की खोज की। तो अब आपको याद रहेगा कि फ्यूहरर है हिटलर, और उसने एक किताब लिखी है, उसकी आत्मकथा जो है मीन काम, मेरा संघर्ष। कौन सा? अरे भाई सिपाही से और एक दिन जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया तो बड़ी चीज नहीं है। संघर्ष ही तो है, संघर्षों से बना होगा। ये अलग बात है कि घृणा जो थी उसकी किसके प्रति? यहूदियों के प्रति। उसने पूरे वर्ल्ड को वॉर में झोंक दिया। किसने? हिटलर ने। लेकिन जर्मनी का हीरो था वो, उसकी एक आवाज पर पूरा जर्मनी क्या करता था? सैल्यूट करता था, है ना। और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि बदले की भावना। क्या? बदले की भावना, क्योंकि फ्रांस से बड़े अपमानित हो चुके थे जर्मनी वाले, और फ्रांस और जर्मनी आज भी उनके बीच में वैमनस्यता देखी जाती है। क्या देखी जाती है? मतलब मन ही मन में जर्मन अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को आर्य मानते हैं वो, क्योंकि हिटलर ने बोला था कि आप क्या हो? श्रेष्ठ हो, आप आर्य हो, और जितने यहूदी हैं उनको क्या करो? मारो। कई लाख यहूदी मारे किसने? हिटलर ने। लेकिन गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी ने, कि भाई एक आंख के बदले अगर एक आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंख के बदले आंख में सारी दुनिया क्या हो जाएगी? अंधी हो जाएगी। क्योंकि एक ने आंख फोड़ी, दूसरे ने भी उसकी आंख फोड़ी, तीसरे ने आंख फोड़ी, चौथे ने आंख फोड़ी, सारी दुनिया क्या
चलो जी, तो इस स्तंभ लेख को, रुम्मनदेही स्तंभ लेख से विदित होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। कौन सा वर्ष? 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, क्योंकि यह बुद्ध, महात्मा बुद्ध यानी शाक्य मुनि का जन्म स्थल था। पुनः इस स्तंभ लेख में मौर्योत्तर कालीन कर व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। अशोक ने यहाँ धार्मिक कर, बलि को समाप्त कर दिया। चलो ठीक है, धार्मिक कर, बलि को तो समाप्त कर दिया, लेकिन उसने राजस्व जो रेवेन्यू था उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। हिद्द बुद्धे जाते, हिद्द भगवा जाते थी। यहाँ बुद्ध पैदा हुए या भगवान पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर 1/8 कर रहा हूं, जबकि मौर्यकालीन जो कर था वो कितना था? 1/6 था। तो चलो जी, धार्मिक कर से मुक्त कर दिया, लेकिन राजस्व कर जो था उसको नहीं किया, उसको 1/8 किया उसने। इसी कारण इस स्तंभ लेख को आर्थिक स्तंभ लेख की भी संज्ञा प्रदान की गई। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख आर्थिक स्तंभ लेख है? आंसर रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलरेटिक जो है वो कैसा है? आर्थिक स्तंभ लेख है। अगला है निगलिवा स्तंभ लेख। कौन सा भाई? निगलिवा स्तंभ लेख। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इसमें कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित कराने का उल्लेख किया गया है। कनक मुनि बुद्ध का ही नाम है। कनक मुनि किन्हें कहा जाता है? अगर कभी कोई ये बोले कि कनक मुनि, तो यानी महात्मा बुद्ध। अगर कोई बोले तथागत, तो इसका मतलब भी महात्मा बुद्ध है ना। अगर कोई बोले गौतम बुद्ध, तो वो भी गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध। उनका जो गोत्र था वो गौतम था। हाँ जी। शाक्य मुनि अगर कोई बोले तो समझ लीजिए महात्मा बुद्ध। इसीलिए इस देश में अस्पृश्यता से परेशान होकर इतना अध्ययन करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाद में 50,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा, और उन्होंने अपनी कास्ट रखी गौतम। क्या रखी? अपने नाम के आगे क्या लगाया? गौतम। क्या लगाया? समझ में आया? क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति प्रथा नहीं होती है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी जब जाति प्रथा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इन सब चीजों से परेशान हुए, तो 50,000 लोग समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किसने? इसीलिए अंबेडकर की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा की। किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। और उनकी किताबें पढ़िए कभी, आपकी समझ में आएगा कि इस आदमी ने कितना पढ़ा होगा भाई, कितना अध्ययन किया होगा। आज तो खैर उनके नाम पर राजनीति करते हैं लोग खाली, है ना, लेकिन उनके जैसा नहीं बन रहा कोई, उनके जैसा अध्ययन नहीं कर रहा है कोई। अंबेडकर बनना है तो अध्ययन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना। चलो जी, नॉलेज इज पावर। तो कनक मुनि बुद्ध का ही नाम है। बुद्ध के 5 नाम है। एक है विपश्यन। कौन सा है? विपश्यन। एक है विश्वभू। 5 नाम कौन कौन से हैं? ये भी याद करो। ये तो कॉमन नेम बताया मैंने, तथागत, शाक्य मुनि और ये सब चीजें, लेकिन उनका एक नाम विपश्यन भी है, एक उनका नाम विश्वभू है, एक नाम उनका क्रकच्छ छंद भी है, क्रकच्छ छंद। एक नाम उनका कनक मुनि है, एक नाम उनका शाक्य मुनि है। ये पाली साहित्य में उल्लिखित है इनके नाम, ठीक है। जैसे गीता में नहीं पढ़ते हैं, अर्जुन के नाम पढ़ते हैं। कहीं पर पार्थ बोला है, कहीं पर सखा बोला है, कहीं पर अर्जुन बोला है ना। कहीं पर सव्यसाची बोला है। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से तीर चला सकता हो। कहीं पर गुड़ाकेश बोला है। अर्जुन के नाम है ये 2 नाम क्यों हैं? गुड़ाकेश क्यों है भाई? क्योंकि दिन भर गुरु द्रोण सबको शिक्षा देते थे, सब लोग पढ़ते थे, बाकी रात को सो जाते थे। अर्जुन नहीं सोता था। अर्जुन ने अपनी निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसका एक नाम गुड़ाकेश है। क्या है? गुरु जी ने दाएं हाथ से सिखाया था तीर चलाना। अर्जुन ने कहा अगर मेरा दायां हाथ घायल हो गया तो बाएं हाथ से कैसे चलाऊंगा? तो बाएं हाथ से भी उसने सीखा, इसलिए उसको सव्यसाची कहा जाता है, जो दोनों हाथों से क्या तीर चला सकता हो। इंग्लिश में उसके लिए एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड यूज होता है। कौन सा? एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, दोनों हाथों से कार्य कर सकता हो। महात्मा गांधी दोनों हाथों से लिख सकते थे, पता है, दाएं से भी और बाएं से भी। और ध्यान रखना, जब आप दाएं हाथ से लिखते हो तो आपका बायां मस्तिष्क काम कर रहा होता है, और जब आप बाएं हाथ से लिखते हो तो आपका दायां मस्तिष्क काम कर रहा होता है। ये पता है? बाएं हाथ से लिखने वालों को इंटेलिजेंट माना जाता है ज्यादा। क्या माना जाता है? क्योंकि दायां तो सभी का काम करता है, उनका बायां भी करता है। और हैवी मैग्नेट्स के बीच में ब्रेन को रखा गया, तो जो बच्चा दाएं से लिख रहा था वो बाएं से लिखने लग गया। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया मस्तिष्क, और ब्रेन ने क्या करना शुरू कर दिया, जहां दायां काम कर रहा था वहां बायां, यानी जो दाएं हाथ से लिख रहा था बच्चा, वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया।
वैसा ही बिल्कुल, भगवान जाने सही है गलत। चलो आगे, तरकच्छंद हो गया, कनक मुनि हो गया, शाक्य मुनि हो गया। अगला कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख भाई, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक की रानी कारुवकी का भी एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है। अशोक के एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है भाई तीवर का। किसका बेटा था? कारुवकी का बेटा था, करुवकी, करुवकी। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसको कौशाम्बी स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला है सारनाथ लघु स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से प्राप्त हुआ है। इस स्तंभ के 3 लेख उल्लिखित हैं। पहला लेख अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में, जिसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ में फूट डालने से रोकने का आदेश देता है। महामात्रों को संघ में फूट रोकने का आदेश देता है कौन? अशोक। किसमें? सारनाथ के प्रथम पृथक शिलालेख में। दूसरे लेख में दूसरा लेख जो कुषाण काल का है, और तीसरा लेख जो है गुप्त काल का है। तीसरा लेख गुप्त काल का है। अब है सांची लघु स्तंभ लेख। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है। इस लघु स्तंभ लेख में भी अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। ना सांची और सारनाथ दोनों ही महामात्रों को संघ में भेद या संघ में फूट डालने से रोकने के आदेश दे रहा है। कौन? अशोक। अहिंसा का नीति का पालन कर रहा है, लेकिन जहां फूट पड़ रही है वहां महामात्रों को साफ साफ आदेश दे रहा है क्या कि संघ में भेद नहीं होना चाहिए, वरना अनुपयुक्त स्थान पर श्वेत वस्त्रों के साथ क्या किया जाएगा? बिठाया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। फिर अगले गुहा लेख भाई, केव इंस्क्रिप्शंस। गुफा के मुख्य द्वार के अगले हिस्से को सपाट करवाकर लिखे गए अभिलेख को गुहा लेख यानी केव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। मौर्य युगीन जो गुहा लेख है वो बराबर की पहाड़ियों से, नागार्जुनी की पहाड़ियों से, सीतामढ़ी से और रामगढ़ की पहाड़ियों से मिले हैं। इन सभी गुहा लेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। बिहार के गया जिले में, गया फाल्गु नदी के तट पर है, पितृ तर्पण किए जाते हैं। अंतिम तर्पण यहीं पर किया जाता है पितरों का। तो बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर, जिसे कि खलवितक पर्वत की संज्ञा भी दी गई है। कौन सा पर्वत? खलवितक पर्वत की भी संज्ञा दी गई है। पर अशोक के द्वारा 3 और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा 1 गुफा का निर्माण कराया गया। अब ये यूपीएससी क्वेश्चन गुफाओं वाले, क्योंकि आप पढ़ के चले गए 14 शिलालेख पढ़ के गए, स्तंभ लेख पढ़ के गए, लेकिन गुफाएं नहीं पढ़ के गए। यहां से यूपीएससी ने पूछ लिया। सुदामा गुफा, इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निर्मित करवाया। अगली है कर्ण चौपड़ गुफा, अशोक ने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में इसको निर्मित करवाया। अगली है विश्व झोपड़ी, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निर्मित करवाया। यानी विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा 12वें वर्ष की है, कर्ण चौपड़ गुफा जो है वो 19वें वर्ष की है। उसके बाद एक गुफा और है लोमश ऋषि गुफा। इसको अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्मित करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने। लोमश ऋषि वही हैं जिनके साथ पांडव स्वर्गारोहिणी गए थे। पांडव स्वर्गारोहिणी किसके साथ गए थे उत्तराखंड में? लोमश ऋषि के साथ। तो उन्हीं के नाम पर पड़ी हुई लोमश ऋषि गुफा, इसमें अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्मित करवाया। यह स्थापत्य की दृष्टि से सबसे उत्तम है। इसे वैष्णव गुफा भी कहा जाता है। इसी गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का एक लेख उत्कीर्ण है। इसका मौखरी नरेश अनंत वर्मन का एक लेख भी उत्कीर्ण है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं में वास्तुकला की दृष्टि से बराबर की गुफाएं सबसे आरंभिक उदाहरण है। इनकी खोज 1785 में हैरिंगटन ने की थी। किसने? बराबर की गुफाएं सबसे आरंभिक उदाहरण है। इनकी खोज 1785 में हैरिंगटन ने की थी। नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ द्वारा निर्मित 3 गुफाएं हैं। एक नागार्जुनी की पहाड़ी है, उस पर दशरथ के द्वारा निर्मित 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है कि अशोक की भांति दशरथ भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। यानी अशोक भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। श्रीलंका का राजा तिस्य भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक का पौत्र दशरथ भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। तो जो जो लोग देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करेंगे उनको आपने क्या बोलना है? याद रखना है कि किसकी देवानाम प्रिय उपाधियां थी। अब इसने कौन कौन सी गुफाएं बनाई दशरथ ने? गोपिका गुफा। कौन सी? 232 बीसी की है। अगली है वदिथिका गुफा। यह गुफा चट्टान की एक दरार में अवस्थित है। और तीसरी है भैयक गुफा। तीसरी कौन सी? गोपिका गुफा, वदिथिका गुफा और भैयक गुफा। बराबर में 4, नागार्जुनी में 3,
जुड़वा पहाड़ियों पर स्थित ये 7 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को अशोक और दशरथ द्वारा दान में दिए जाने के लिए निर्मित करवाई गई थी। यहां से ये पता चलता है उसके सेकुलर होने का पता चलता है कि खुद वो बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन आजीवकों को भी क्या कर रहा है, वो दान में दे रहा है। इतना समझ में आ गया? तो ये 7 गुफाएं आजीवक संप्रदायों को अशोक और दशरथ द्वारा दान में दिए जाने के लिए निर्मित कराई गई थी। बाराबर में 4 और नागार्जुनी में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में रामगढ़ गुफा अवस्थित है। यह गुफा यक्ष की विरही स्थली कही जाती है। यक्ष की विरही स्थली। अब आप बोलेंगे यक्ष कौन? तो यक्ष और यक्षिणी की कथा का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है ना। यक्ष को मिल जाता है, दरअसल दिस अर्थ इज अ हेल ऑफ अनदर प्लेनेट, ये पता है? आप तो बड़े खुश हैं कि हम पृथ्वी के निवासी हैं और हम महान हैं और ये हैं। दिस अर्थ इज अ हेल ऑफ अनदर प्लेनेट। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को उठाते हैं तो उसमें जो श्राप मिलता था, जैसे स्वर्ग लोक में अगर किसी ने गलत कार्य कर दिए, तो जैसे अभी हम पृथ्वी में बोलते हैं ना गो टू हेल, नर्क में जाओ, वैसे स्वर्ग वाले बोलते थे गो टू अर्थ। कहाँ जाओ? जाओ पृथ्वी पर जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। तो ऐसे ही यक्ष को क्या कर दिया, श्राप मिला और वो कहाँ आ गया? पृथ्वी पर आ गया। यक्षिणी रह गई कहाँ? मोबाइल था नहीं, आईफोन, मैसेज होते नहीं थे, तो बादलों को क्या बनाया गया? मैसेंजर बनाया गया और बादलों के माध्यम से मैसेज भेजे गए किसको? यक्षिणी को। कालिदास ने बादलों के भी प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया है कि बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो सारी, उनको कोई काम दो, मतलब इस तरह से बताया मानवीयकरण करके, उनको कोई काम दो तो वो करते भी नहीं है, सारी दुनिया में बता देते हैं। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना कि 100 रुपए अगर आपने मांगे देंगे भी नहीं, सबको बता देंगे यार इसके तो हाल बुरे लग रहे, 100 रुपए मांग रहा, देना मत कोई भी। और एक होता है जो किसी को पता नहीं चलने देता और आपका कार्य कर देता आपके मांगने से पहले। तो जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना बादल के प्रकार, कौन कौन से? निम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, है ना, सीरस क्लाउड्स, ऐसे 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 डिवीजन जो है वो आपके कालिदास के मेघदूत में ही मिलेंगे बादलों के। ठीक है, श्रेष्ठ बादल। क्वेश्चन कैसे कैसे आए? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कालसी किस कारण प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण। डॉक्टर फॉरेस्ट ने खोजा उसको, कालसी लेख को। ठीक है, उसमें घाती बना हुआ, उसके नीचे लिखा हुआ गस्त में। अगला, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? 12वां शिलालेख। धार्मिक सहिष्णुता, टॉलरेंस वर्ड जो मिलता है हमें 12वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के विषय में किसने कहा कि पवित्र सम्राटों की दीर्घा में वह अकेला ही खड़ा है? ये चार्ल्स इलियट लिखते हैं। पवित्र सम्राटों की दीर्घा में वह अकेला ही खड़ा है, चार्ल्स इलियट। कौन? चार्ल्स इलियट। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तुर्मई, टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ठीक है। अशोक के अतिरिक्त मौर्य वंश का कौन सा शासक देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था? दशरथ, उसका पौत्र दशरथ। अशोक के पश्चात मौर्य वंश का शासक कौन बना? कुणाल। ये अंधा था, कुणाल। कौन बना? कुणाल। ठीक है भाई, तो ऐसे ऐसे करके याद करना है। ऐसी कालसी शिलालेख की खोज मैंने बता दी 1860 में फॉरेस्ट ने की थी, डॉक्टर फॉरेस्ट ने। गिरनार शिलालेख की खोज कर्नल टॉड ने की थी 1822 ईस्वी में। कर्नल टॉड वही हैं जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा, जिन्होंने कहा कि राणा सांगा जो है वो सैनिकों के भग्नावशेष हैं। भग्नावशेष इसलिए कहा गया कि जब खानवा का युद्ध लड़ रहे थे कौन? राणा सांगा, उनके शरीर पर 80 घाव थे। क्या थे? 80 घाव। एक टांग और एक हाथ काम नहीं कर रहा था, फिर भी लड़े खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध इतना खतरनाक था, बाबर अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, जो कि उसने तुर्की भाषा में लिखी, उसमें लिखता है वो क्या? 3 राजा हैं भैया। कौन? सॉरी, 2 या 3, 2 राजा। विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय और इधर राजस्थान का राणा सांगा, राजस्थान के राणा सांगा। इनसे खतरा है, इसीलिए खानवा में उसको जिहाद करना पड़ा। किसको? बाबर को। क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में तो मुसलमान के बीच में लड़ाई हो रही थी भाई। जो BSI इब्राहिम लोदी जो था वो भी मुस्लिम था, बाबर भी मुस्लिम था, जिहाद कैसे करता? लेकिन खानवा के युद्ध में उसको पता था कि मैं हार सकता हूं, बाबर, इसलिए उसने जिहाद छेड़ा। जिहाद धर्म युद्ध होता है, इस्लाम खतरे में, सारे मुसलमान एक हो जाओ। और हुए। 80,000 राजपूतों को मारा बाबर ने। राजपूताना में ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी के पिता का, जहां किसी के भाई की हत्या ना हुई हो।
और उसके बाद उसने 80,000 राजपूतों की गर्दनें काटकर मीनार बना दी। मीनार मतलब आलू प्याज के जैसे ढेर होते हैं वैसे लगा दी। इतने क्रूर थे ये लोग, और उनके नाम पर हम क्या बोल रहे हैं? उनके नाम को बड़े उसके साथ पढ़ाया जाता है इतिहास में। याद करो भाई, बाबर के पिता का नाम क्या था, बाबर की दादी का तब नाम याद कराना पड़ता है। एहसाना दौलत बेगम की सहायता से फरगना का शासक बना। सारा A to Z चीजें पता है हमें, लेकिन राणा सांगा की मां और पिताजी का नाम नहीं पता। अब क्या ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा। लेकिन बाबर की उपाधि मिर्जा से लेकर, बाबर की मां से लेकर, पिता से लेकर दादी तक का नाम एहसाना दौलत बेगम की सहायता से, क्योंकि प्रारंभिक लाइनें यहीं से शुरू करता हो कि मैं 899 हिजरी संबत में फरगना का शासक बना। कि मैं क्या बना? तो उसको 2 लोगों से खतरा था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये उसने थोड़ा समझदारी का काम किया कि दक्षिण नहीं किया। कृष्णदेव राय मतलब पराजित हो जाता बाबर। हाँ, दक्षिण भारत के राजा ज्यादा शक्तिशाली थे। कौन? कृष्णदेव राय। वो भी समझ में आया? तो गिरनार शिलालेख की खोज किसने की? कर्नल टॉड ने की 1822 में की। साबाजगढ़ी शिलालेख की खोज किसने की? जनरल कोर्ट ने की भाई 1836 में। साबाजगढ़ी जनरल कोर्ट 1836। मानसेरा शिलालेख की खोज किसने की? जनरल कनिंघम ने की। किसने की? जनरल कनिंघम। धौली शिलालेख की खोज किसने की? कीटो ने की 1837 में। धौली की खोज किसने की? कीटो ने 1837 में। और जौगढ़ शिलालेख की खोज किसने की? वॉल्टर एलियट ने की 1850 ईस्वी में। इसमें 1850 ईस्वी में। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि अशोक का मास्की लघु शिलालेख कहां पर है? तो कर्नाटक में है। अशोक किस अभिलेख में प्रजा ऋण का उल्लेख करता है? तो छठे शिलालेख में करता है प्रजा ऋण का उल्लेख। बिहार के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बनाया गया है? तो लौरिया नंदनगढ़ में। क्या बनाया गया है? मोर का चित्र। किसमें? लौरिया नंदनगढ़ में। अशोक के किस अभिलेख में उसके हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। किसमें? कलिंग युद्ध के बाद, है ना, हृदय परिवर्तित हो गया। कि वामपंथी बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया हृदय परिवर्तन? अरे भाई एज है ना। शासन करते करते 8 वर्ष हो गए, 5 वर्ष में हमने वृद्ध होते हुए देखा है। किनको? मतलब अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो जैसे सुषमा स्वराज थी, यंग बिल्कुल जिन्हें बोलते हैं, वो एकदम से 5 साल बाद क्या हो गए थे? बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, कई तरह की प्रॉब्लम हो गई। ऐसे पूर्व वित्त मंत्री कौन थे हमारे? इस समय तो निर्मला सीतारमण है। वो जब बैठी, जब वो वित्त मंत्री बनी, जब तो 5 साल में ही उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। बाल सफेद हो गए और दिखने लगा, मतलब जिसे बोलते हैं। उससे पहले अरुण जेटली जी थे, 5 साल में बीमार हो गए। करोड़ों रुपए कमाते थे, बहुत अच्छे एडवोकेट थे, जरूरत नहीं थी उन्हें राजनीति में आने की, पर आए वो देश के लिए। और 5 साल में क्या शरीर खत्म हो जाता है भाई। बहुत क्या चाहिए राजा बनने के लिए? कभी कभी बलबन की वो बात बिल्कुल सही लगती है कि राजा जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से बनता है। उसके अंदर विशेष शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? विशेष शक्तियों से युक्त हो जाता है कि वो। बट ये भी एक कहावत है कि अगर आपको क्या मिले, मौका मिले, तो आपके अंदर वो गुण अपने आप ही क्या आ जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। आज आप 4 बजे नहीं उठ रहे हो सुबह, लेकिन कल को जब आप अधिकारी बनोगे तो 4 बजे क्या 2 बजे फोन आएगा कि उठिए, आइए, पहुंचिए, तो आपको पहुंचना पड़ेगा। तब कहां से आएंगी वो शक्तियां? वेतन से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है अशोक के किस अभिलेख में उसके, ये 13वां बता दिया मैंने। अशोक का वह एकमात्र स्तंभ लेख जिस पर सभी 7 लेख उत्कीर्ण है, दिल्ली टोबरा स्तंभ लेख। सभी 7 लेख किस पर उल्लिखित हैं? दिल्ली टोबरा स्तंभ लेख। प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अशोक नाम सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में अशोक के किस अभिलेख में पढ़ा? मास्की में पढ़ा। किसमें पढ़ा? मास्की अभिलेख में पढ़ा। और मास्की कहां है भाई? कर्नाटक में, रायचूर जिले में है। कर्नाटक के रायचूर जिले में है। झेलम नदी के तट पर, वितस्ता बोलते हैं, झेलम का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। और यूनानी नाम जो है हाइडेज पीस। हाइडेज पीस यूनानी लिखते हैं उसको। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर नामक नगर किसने बसाया? आंसर अशोक ने बसाया। श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? मौर्यों ने किया है।
गांवों के शासन को स्वायत्त शासी, जो हम बोलते हैं ना, गांव का शासन गांव के लोगों के द्वारा बोलते हैं। अगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम सभा बनती है, तो ग्राम पंचायत को लघु संसद भी कहा जाता है। देश की सबसे छोटी संसद कौन है? ग्राम पंचायत। समझ में आया? तो ये किस जमाने से चल रहा है? हमारे यहाँ मौर्य काल से चल रहा है। तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? मौर्यों ने किया। और ये भी समझ लीजिए, इस बिफोर क्राइस्ट में मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की भी बताई है कि कैसे कैसे होता था, कितनी समितियां होती थी और वो क्या कार्य करती थी। आप ऐसे खुश मत होना कि हमारे नगर निकाय के चुनाव हो रहे, हम बड़े क्या हो गए। मौर्य काल में भी थे। नगरों की क्या व्यवस्था करने के लिए क्या थी? एक प्रणाली थी, है ना। और ऐसे ही चोलों के समय में भी थी। उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन है परांतक फर्स्ट का। किसका? उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन परांतक फर्स्ट का है, जो कि चोलों के स्वशासन संबंधी क्या बोलते हैं, स्वशासन के बारे में उल्लेख करता है। कौन? परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन, जिसमें बताया कि उनके दक्षिण भारत में गांव कई वार्डों में बटे होते थे, वार्ड मेंबर होते थे, उनकी क्वालिफिकेशन होती थी। ऐसे नहीं कि हर कोई मुंह उठा के खड़ा हो गया, है ना, पोस्टर लगा के हाथ जोड़ के। उनकी क्वालिफिकेशन होती थी। उसके पास स्वयं का निवास स्थान हो, यानी वहीं का निवासी हो। उसके पास 1.5 वेली, 1 वेली या 1.5 एकड़ भूमि हो। वो एक वेद या एक भाष्य का ज्ञाता हो, उसके भाष्य का ज्ञाता हो। ये क्वालिफिकेशन थी उनकी। लेकिन समस्या ये है कि चुनाव जो होता था लॉटरी के द्वारा होता था। इसके समय चोल काल में लॉटरी निकालकर, मतलब एक नाम निकालते थे, बोलते थे अब ये बन गया वार्ड मेंबर। और जो एक बार बन जाता था दोबारा नहीं बनता था। ये नहीं कि पहले वार्ड मेंबर बना, फिर नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, फिर विधायक बन गया, फिर मतलब दोबारा वार्ड मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा ऊपर बन सकता था, लेकिन क्या दोबारा वार्ड मेंबर नहीं बने। यानी वो कुछ वर्ष मिलते थे कि इसी में आप ये काम करके दीजिए। समझ में आ गया होगा आपके? एयरफोर्स में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 5 साल की होती है। जब तक आप युवा हो तब तक आपसे काम लिया जाता है। एक्सटेंशन दे दिया 3 साल का, थोड़ा और एक्सटेंशन दे दिया 2 साल का, उसके बाद आपको रिटायर करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको बोलते हैं ओके क्या अब आप क्या करें, अब आप सिविल उसमें क्या करें, जॉब करें, हम आपको आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और जो आपके ईयर्स हैं जिनमें आपने सेवाएं दी हैं एयरफोर्स को, वो आपके नहीं गिने जाएंगे। यानी आप 31 के हो गए माना, और आप 21 के थे जब गए थे काम करने, तो 21 से 31 के वर्ष नहीं गिने जाते, आप 21 साल के ही होगी, तो छूट मिलती है उसको। समझ में आया? और यूपीएससी जो रिटायर्ड लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं इस तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन से, उनको यूपीएससी में बहुत अच्छा रिजर्वेशन मिलता है, पूर्व सैनिक वगैरह। चलो जी, पीसीएस में मिलता है। झेलम नदी पर श्रीनगर बता दिया मैंने, अशोक ने बसाया। गांव के शासन के स्वायत्त शासी पंचायतों से संचालित करने का मौर्यों ने प्रणाली का सूत्रपात किया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा उससे हुई क्षति का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? 13वें शिलालेख में बताया उसने। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए। हृदय परिवर्तन नहीं होना था क्या? होना था भाई, 1 लाख कम होते हैं। और ऐसे तो है नहीं ताजा ताजा गया होगा अशोक देखने के लिए, कुछ सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, हाथ कटे होंगे, सर कटे होंगे किसी के, ऐसे घायल भी होंगे, करहा रहे होंगे, रुदन हो रहा होगा। हृदय किसका परिवर्तित नहीं होगा भाई? कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? साबाजगढ़ी और मानसेरा। साबाजगढ़ी और मानसेरा खरोष्टी लिपि में है। अगला, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक की जो राजधर्म था वो त्रिविध आधार पर था। एक सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, दूसरा उदारता लिबरल था, और तीसरा करुणा यानी दया। करुणा मतलब दया। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या बताऊंगा? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगा।